तो ये बात तो अब हो चुकी है कि इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। अब हम लोग इसे आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। एक क्वेश्चन के रूप में इक्विवेलेंट वेट को हम और प्रॉपर वे में समझते हैं। सपोज क्वेश्चन हमें इस तरह से रखा है कि SO2 कंपाउंड में सल्फर का इक्विवेलेंट वेट क्या है वो फाइंड आउट करना है। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या करना है, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर इन SO2। इस SO2 में सल्फर की इक्विवेलेंट वेट क्या है वो फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल SO2 में हम पता करते हैं कि उसमें सल्फर और ऑक्सीजन ये दोनों कितने हैं, इनके मासेस को पता करते हैं। इस SO2 में सल्फर जो है वो कितना है, 32 ग्राम सल्फर की एटॉमिक वेट। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन इज 16 इंटू 2, क्योंकि एक ऑक्सीजन का जो हम वेट लेते हैं वो कितना लेते हैं 16, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम है तो 32 प्रेजेंट है, 32 ग्राम। इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पर यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं तो यूनिटरी मेथड के थ्रू हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के लिए इसमें कितने सल्फर का रिक्वायरमेंट है, 32 ग्राम ऑफ सल्फर। यानी इस SO2 में 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को 32 ग्राम ऑफ सल्फर का रिक्वायरमेंट है। तो इफ इट वुड बी 1 ग्राम, अगर यहाँ ऑक्सीजन 1 होता तो उस सिचुएशन में सल्फर कितना होगा, 32/32, इट मीन्स 1। बट इक्विवेलेंट वेट के केस में ऑक्सीजन कितना लिया जाता है, 8 लिया जाता है। तो अगर ऑक्सीजन 8 होता तो ये कितना होता, 1 इंटू 8, इट मीन्स 8 ग्राम। तो इस SO2 कंपाउंड में सल्फर की इक्विवेलेंट वेट क्या निकली, 8 ग्राम निकली। और ये क्या है, सिंपली एक मतलब डेफिनेशन पे बेस्ड ही ये पूरा का पूरा सॉल्व किया गया, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। हमने वहाँ क्या देखा था कि इक्विवेलेंट वेट जो है वो क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का एक वेट है जो कि कंबाइन कर सकता है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए किसी भी सब्सटेंस का जो हम वेट लेंगे वो उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट होगा। तो सबसे पहले इस कंपाउंड SO2 में पता चला कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को 32 ग्राम ऑफ सल्फर का रिक्वायरमेंट है। तो अगर 1 ग्राम ऑक्सीजन होता तो उसे रिक्वायरमेंट कितने की होती, 1 ग्राम ऑफ सल्फर की। बट इक्विवेलेंट वेट तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन पे निकलता है। तो अगर ऑक्सीजन अपने मास का 8 पार्ट होता तो उस सिचुएशन में सल्फर कितना होता, 8 होता। तो जब इसे हम 8 लेंगे तो उस सिचुएशन में इसका वैल्यू भी 8 आया, और ये जो आया है वो उसका इक्विवेलेंट वेट आया है, इक्विवेलेंट वेट हमने निकाला। तो इस तरीके से हम वेरियस कंपाउंड्स में इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि एक और एक सिंपल से एग्जांपल लेके इसको एंड करते हैं। जैसे एग्जांपल अगर दे दिया जाए कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इस हाइड्रोजन सल्फाइड में इक्विवेलेंट वेट सल्फर का गेट करना है H2S में। तो अगेन इस H2S में हाइड्रोजन का वेट कितना है, 2 होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ 2 एटम है तो 2, एंड सल्फर अगेन 32। तो पहले यूनिट पे आ जाते हैं हम लोग। 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए सल्फर कितना है, 32 ग्राम। तो अगर हाइड्रोजन 1 ग्राम होता तो ये कितना होता, 32 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन 16 ग्राम होता। लेकिन इक्विवेलेंट वेट में हाइड्रोजन हम कितना लेकर चलते हैं, इक्विवेलेंट वेट के केस में हम हाइड्रोजन का वैल्यू लेकर चलते हैं 1.08, अप्रॉक्स 1 ही कह सकते हैं। तो ये तो हमने निकाल ही रखा है, जब ये 1 होगा तो ये कितना होगा, 16 होगा। तो 1 होगा तो ये 16, मतलब कि 16 जो निकला है वो इक्विवेलेंट ही वेट निकल गया है। तो इक्विवेलेंट वेट इस तरह से हम निकाल सकते हैं ये। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है तो कंसेप्चुअली हमने इसे देख भी लिया। अब इक्विवेलेंट वेट के बारे में एक पॉइंट हमें और ध्यान रखना है कि किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का जो इक्विवेलेंट वेट है वो फिक्स नहीं है। जैसे एग्जांपल अभी हमने जो पहला कंपाउंड लिया था SO2, वहां हमने सल्फर का इक्विवेलेंट वेट निकाला तो वो 8 ग्राम आया। बट वही उसी सल्फर का हमने H2S हाइड्रोजन में इक्विवेलेंट वेट निकाला तो वो 16 ग्राम। यानी इससे साफ ये पता चलता है कि इक्विवेलेंट वेट कैन बी वेरिएबल। एक ही सब्सटेंस के अलग अलग इक्विवेलेंट वेट आ सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। ये बात हमें दूसरी जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के रूप में दिमाग में रखनी है।
वो क्या है, इक्विवेलेंट वेट इज वेरिएबल, ये फिक्स नहीं होता है, ये एक सब्सटेंस का एक से ज्यादा वैल्यू दे सकता है, अलग अलग हो सकता है, एक ही सब्सटेंस का एक फिक्स वैल्यू इसकी नहीं होगी। अब कुछ यहाँ पर फॉर्मूलाज हैं और मेथड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने की। तो उस कुछ सिंपल फॉर्मूलाज पे आते हैं, दिस ऑल आर वेरी सिंपल टू गेट, सो लेट्स गो थ्रू इट वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एनी एटम, अगर हमें किसी भी एटम का इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है, टू फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम, तो एटम का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए एटॉमिक वेट उस एटम का डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ दैट एटम। उसके लिए क्या तरीका हमारे पास है, एटॉमिक वेट ऑफ दैट एटम डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी। तो इस तरह से हम एक एटम का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें सपोज करें ऑक्सीजन का निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन गेट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट होता है एक एटम का वेट वो, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, यानी कि कितना आएगा, 8 आएगा। तो किसी एटम का अगर हमें इक्विवेलेंट वेट पता करना है तो ये हमारे पास मेथड है, उसके एटॉमिक वेट को उसकी वैलेंसी से डिवाइड दे देंगे। Now moving ahead, if we have to get the equivalent weight of any ion, अगर किसी आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट किसी भी आयन का, तो आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए जो भी उस आयन का वेट होगा उसको डिवाइड दे देंगे उस आयन के चार्ज से। ठीक है, जो भी आयन दे रखा है उस आयन का कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर होगा, तो उस आयन का जो भी फॉर्मूला होगा उसके फॉर्मूला वेट से हम डिवाइड दे देंगे उसके चार्ज को। तो इस तरीके से हम आयन का निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करें कार्बोनेट आयन CO3 2 निगेटिव, इसका हमें पता करना है इक्विवेलेंट वेट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला वेट पुट करेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला वेट पुट करते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, इस कार्बोनेट आयंस में एक कार्बन एटम है और एक कार्बन एटम का वेट कितना होगा, 12। ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 3 है, और एक ऑक्सीजन एटम का वेट हमें पता है 16 होता है, तो 16 इंटू 3 48। तो ये जो है वो आगे कार्बोनेट आयन का वेट और नीचे उस पर चार्ज, तो चार्ज हमें दिख रहा है कितना है, 2। तो on solving we will get here 30. This one is the equivalent weight of this carbonate ion. Now coming towards next, अगर equivalent weight हमें किसी acid का निकालना है, equivalent weight of any acid, equivalent weight of acid, तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, उस एसिड का जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा उससे हम उसको डिवाइड दे देंगे उसकी बेसिसिटी को, बेसिसिटी ऑफ एसिड। हम जैसे एग्जांपल बात करते हैं HCl की, अगर HCl का इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है तो HCl का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5 डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होते हैं, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। दिस बेसिसिटी इज व्हाट, दिस इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H एटम, किसी भी एसिड में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होते हैं वो उसकी बेसिसिटी होगी। तो यहाँ 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, डिवाइडेड बाय 1, इट मीन्स कि 36.5 ही आएगा वैल्यू। उस तरीके से किसी भी एसिड का हम लोग अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए उसके मॉलिक्यूलर वेट को उसकी बेसिसिटी से डिवाइड दे देंगे। बट बेसिसिटी को हमेशा ये नहीं समझना है कि किसी भी एसिड में जितना H होगा वही उसकी बेसिसिटी होगी। ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे H रिप्लेसेबल हों। जैसे एग्जांपल CH3 COOH, दिस वन इज एसिटिक एसिड, तो इसकी बेसिसिटी जो होती है वो 1 होती है क्योंकि इसमें सिर्फ ये एक ही H एटम है जो रिप्लेसेबल है। ऐसे तो 3 H और भी अवेलेबल हैं बट ये तीनों रिप्लेसेबल नहीं है, तो यहाँ इसकी बेसिसिटी 1 लेंगे। कुछ बात ध्यान रखनी है, जितने भी फॉस्फोरस एसिड होते हैं, फॉस्फोरस एसिड बेसिकली 3 H3PO4, H3PO3 and H3PO2, these are some phosphorus acid। तो जितने भी P एसिड्स होते हैं उनमें अगर हमें बेसिसिटी फाइंड आउट करनी है
तो उसकी बेसिसिटी का नॉर्मल सा हमें ट्रिक ध्यान रखना है, वो है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम -1। जैसे यहाँ पर ऐसे तो हमें दिख रहे हैं कि 3 हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो बेसिसिटी होनी चाहिए 3, लेकिन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम जो है वो तीनों नहीं है। तो उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कितने H यहाँ रिप्लेसेबल है और कितने H रिप्लेसेबल है, उसके लिए निकालना पड़ेगा बेसिसिटी। और वो निकालने का तरीका क्या है, जितने भी ऑक्सीजन एटम है उसमें से 1 माइनस कर देते। तो कितने ऑक्सीजन एटम है, 4, 4 माइनस 1 3, यानी कि इसकी बेसिसिटी 3 है। उस तरह से इसकी बेसिसिटी होगी 3 माइनस 1 2, इसकी बेसिसिटी कितनी है 2 अगेन 3 माइनस, सॉरी ये H3PO2 होगा यहाँ पर, तो 2 माइनस 1 1, यानी कि किसी भी पी एसिड के लिए फॉस्फोरस बेस्ड जो भी एसिड है उनमें अगर हमें बेसिसिटी फाइंड आउट करना है तो उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हमें देखना है और उसमें से 1 माइनस कर देना है, तो वो उसकी बेसिसिटी आ जाएगी। ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड द बेस। अगर बेस की बात करें, अगर हमें इक्विवेलेंट वेट किसी भी बेस का पता करना है तो उस सिचुएशन में अगेन उस बेस के मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी ऑफ बेस, जो बेस की एसिडिटी होगी उससे उसको हम डिवाइड करेंगे। और एसिडिटी क्या होता है, तो दिस एसिडिटी इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH निगेटिव आयन। किसी भी बेस में कितने रिप्लेसेबल OH निगेटिव आयन है वो उसकी बेसिक एसिडिटी होती है, जैसे कि NaOH। तो NaOH की अगर हम बात करते हैं तो इस NaOH में एक रिप्लेसेबल OH आयन है, इसलिए इसकी जो एसिडिटी है वो 1 है। उसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं, तो अगर हमें इक्विवेलेंट वेट किसी सॉल्ट का निकालना है तो उस सिचुएशन में अगेन फिर सॉल्ट का निकालने का तरीका क्या है, तो सॉल्ट का जो भी मॉलिक्यूलर वेट आएगा डिवाइडेड बाय चार्ज, जो भी चार्जेस होंगे उससे हम डिवाइड करेंगे। जैसे अगर सपोज करें कोई सॉल्ट है जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसका इक्विवेलेंट वेट पता करना है तो मॉलिक्यूलर वेट इसका पुट करेंगे। सोडियम का कितना होगा 23 × 2 प्लस कार्बन के लिए 12, ऑक्सीजन का 16 × 3 48 डिवाइडेड बाय चार्ज। तो Na के एक एटम पर चार्ज कितना प्रेजेंट होता है, +1। यहाँ कितने एटम है Na के, 2 एटम है, तो चार्ज कितना हो जाएगा 2। तो चार्ज किसी एक का लेना, आइदर पॉजिटिव आयन से या फिर निगेटिव आयन से, दोनों का नहीं लेना है, कोई एक का ही चार्ज यहाँ पुट करेंगे, लेकिन कोई एक का टोटल चार्ज, जैसे कि सिर्फ एक सिंगल Na का चार्ज नहीं पुट करना है। यहाँ पूरे में 2 Na अवेलेबल है तो 2 Na के चार्जेस कितने हो जाएंगे, +2। अगर हम पॉजिटिव आयन से नहीं लेना चाहते हैं तो निगेटिव आयन यहाँ का है कार्बोनेट आयन, और कार्बोनेट आयन का चार्ज कितना होता है -2 होता है, तब भी यहाँ 2 ही आने वाला है। तो इसे सॉल्व करने पे हम सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट गेट कर लेंगे। तो किसी भी सिचुएशन में अलग अलग तरह से हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। और तो हमने यहाँ देखा कि इक्विवेलेंट वेट सॉल्ट का, एसिड का, बेस का, किसी एटम का, ये डिफरेंट तरीके से हम उसकी इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक टॉपिक था इक्विवेलेंट बेस्ड, क्योंकि हमारा जो नॉर्मेलिटी है उसको निकालने का जो हमारा तरीका है उसमें इक्विवेलेंट वेट का यूज होता है, तो इसलिए ये एक्सप्लेनेशन इक्विवेलेंट वेट के लिए था।